बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, जब से अज़्म इस्तेहकाम, विज़न, ऑपरेशन, पॉलिसी, जो भी इसको नाम दे दिया जाए, इसका जिक्र आया है, तो तब से हम देख रहे हैं कि कुछ जो है वो क़यास आराइयाँ की जा रही थी, लेकिन वो क़यास आराइयाँ अब दम तोड़ गई हैं। क्योंकि एक तो ये कि इसको वफाकी काबीना ने अप्रूव कर दिया है, इसे मंजूर कर दिया है, और साथ साथ इस पर वजाहत भी सामने आ गई है कि ये जो ऑपरेशन है ये किस किस्म का ऑपरेशन या पॉलिसी या विज़न होने जा रहा है। तो इसी पर जो है वो आज हम बात करेंगे, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। शामी साहब, वजाहत जो है वो आ गई है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि जो खौफ पैदा हुआ था लोगों में उसी तरह का ऑपरेशन होगा, लोगों को घर बार छोड़ने पड़ेंगे, नकल मकानी होगी, बिल्कुल हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो बेघर होंगे, उनकी अमलाक को, उनके अमवाल को नुकसान पहुंचने का ख़दशा है। तो वो ख़दशा टल गया और ये वजाहत जो है ISPR ने भी जारी कर दी थी कल, और उसके बाद आज वज़ीर आज़म हाउस से भी जारी हो गई। लेकिन उससे पहले कि हम इस वजाहत की तरफ आए, अच्छा, एक और वजाहत ज़रूरी है। अच्छा, जो कल हमने जिक्र किया था, जब सवात में ये जो हंगामा हुआ, एक शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के, जी हाँ, उसको जिंदा जला दिया गया, तो उस हवाले से फिर इंतहा पसंदी पर गुफ्तगू हुई थी। तो उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि जो गैर मुस्लिम अक़लियतें हैं पाकिस्तान में, उनको भी उनकी जान, माल, आबरू की हिफाजत होनी चाहिए, और उन्हें भी अपने अक़ीदे के मुताबिक अपने इबादत करने का और मामलात चलाने का इख्तियार और हक़ हासिल है। बिल्कुल। उस हवाले से कादियानी जो हैं उनका जिक्र भी आया, क्योंकि उन पर जो मुकदमे होते हैं जगह जगह, कुर्बानी के जानवर पर झगड़ा और इस तरह के दूसरे मामलात, नमाज पढ़ने पे झगड़ा, अजान देने पे झगड़ा, तो उसका जिक्र हुआ कि इस पर जो उनकी जो यानी मजहबी आज़ादी है उसकी हदूद भी तय होनी चाहिए, और गैर मुस्लिम जो हैं, तमाम गैर मुस्लिमों की तरह उनको भी हक़ होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी चार दीवारी में या अपनी इबादत गाहों में अपने मामलात जो हैं वो उनसे ओहदा बरा हो उनसे। ठीक। अब उस पर जनाब हमारे कई दोस्तों ने बहुत हंगामा कर दिया और कहा कि ये तो कादियानियत जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, और इसमें बहुत से उलमा ने मुझसे रब्ता किया और मेरे बहुत दोस्त जो हैं उन्होंने रब्ता किया, और सैकड़ों टेलीफोन कॉलें आई होंगी और मैसेज भी आए। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे जो तहरीक लब्बैक है, अब साद रिजवी साहब को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उनके जो नौजवान थे वो उनकी जो बदतमीज़ी थी और बद अखलाक़ी थी, वो मुझे उस पर बहुत अफसोस और सदमा हुआ। लेकिन बहरहाल देखिए, कादियानियत जो है उसके बारे में दो राय नहीं है। कादियानी गैर मुस्लिम हैं और उनको हमारा आईन गैर मुस्लिम करार दे चुका है। बिल्कुल। इस पे 1973 इस पे कोई तनाज़ा नहीं है, और हम लोगों में शामिल हैं जो उस तहरीक में शामिल रहे, बड़े बड़े उलमा के साथ, अकाबरीन के साथ, और जो मौलाना इलियास चन्योटी हैं, मौलाना मंजूर चन्योटी के साहबजादे रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, माशाल्लाह, उनका मुझे ख़त आया और उन्होंने कहा कि आप इसकी वजाहत कर दें, इससे गलत फहमी पैदा हो रही है, लोग फैला रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इसमें तो वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्लैरिटी के साथ आपने ये तो बात कही थी। देखिए, कादियानियत का मामला नहीं है ये, वो तो एक, हम उनको गैर मुस्लिम समझते हैं, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी, वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहरी के तौर पर जो हकूक़ हैं गैर मुस्लिमों के, उनके हवाले से बात हो रही थी। तो मैं मौलाना इलियास चन्योटी साहब का भी और दूसरे उलमा का भी शुक्रगुजार हूँ, सही, और मैं उनके बिल्कुल वाज़े और दो टोक ऐलान कर रहा हूँ, और ये खलते मबस ना किया जाए। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात
उनको बहुत नागवार गुजरी है। ये मजहबी मामलात हैं, उन पे दो राय नहीं हो सकती। हम हर अरासखुल अकीदा मुसलमान की तरह हमारा भी यही अकीदा है और इस पे कोई दो सवालत पैदा नहीं होते। नबूवत पे और ईमान है। हमारी उम्र जो है इसी पे गुजरी है और आज भी हम इस पे कायम हैं। बल्कि आप तो देखें, मैं हमारा आज से 25 साल पहले की बात है, 25 साल थी। अच्छा। कि वो हमारा रसाला है कौमी डाइजेस्ट पर। हाँ। तो हमने उसका कादियानी नंबर एक शाया किया। अच्छा। जो लाखों की तादाद में छपा। आज जब उसको हमारे दोस्तों ने कहा कि छापे, जिसमें उनके मजहब के जो बुनियादी अकायद थे वाजे किए उनकी अपनी तहरीरों से। अच्छा। तो मैंने जो हमारे मार्केटिंग के इंचार्ज थे उनको भेजा कि इसके लिए कोई इश्तहारात इकट्ठे कर लें। अच्छा। उन्होंने मुझे आके कहा कि लोग इस पे कोई इश्तहार देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप ये आपका रिसाला जो है वो तो एक अदबी रिसाला है, सियासी रिसाला है, इसमें ये क्यों, आप उसमें ये क्यों ला रहे हैं और वो इश्तहार नहीं मिलेंगे। अच्छा। ये खसारे का सौदा होगा। तो मैंने कहा खसारे का सौदा होगा तो अब तो मैं जरूर छापूंगा। अच्छा। तो मैंने देखी जाएगी, अगर खत्म नबुव्वत के नाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के नाम पर हमें खसारा होता है, हमें मौजूद, हमें नफा नहीं चाहिए। हमने वो पर्चा छापा। अच्छा। 400 पर्चा, 400 सफात, 500 सफात का पर्चा है वो, जो लाखों की था। सारा महीना हमारा प्रेस उसको छापता रहा। वाह। और नुकसान में। हाँ जी। और इतना इसकी उतनी पजीराई हुई और उसके रसाले से जो आमदन हुई, उस आमदन के बाद मैं उस पर हज करने गया। वाह। इसलिए जो हमारे दोस्त हैं वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, वो बिल्कुल खातर जमा रखें। अकीदा जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का है उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और हम लेकिन पाकिस्तानियों के जो हकूक़ हैं इंसानी, उनके बारे में हम बात करते रहेंगे, निशानदेही करते रहेंगे। और हमारे उलमा कराम का फ़र्ज़ है और हमारी सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है को इसकी हदूद मुतय्यन कर दे, ताकि ये गली गली में झगड़े ना हो और गली गली में फसाद ना हो और लोग एक अमन अमान जो है उसका मसला पैदा ना हो। अब तो यहाँ एक खबर छपती है, उस पर आप देखिए 10, 15, 20 वीज़े बाहर से मिल जाते हैं। कोई जर्मनी से, कोई बरतानिया से, खुद ऑफर कर देते हैं, कोई अमरीका से। हाँ जी। तो ये भी देखें उलमा कराम जो है वो हिकमत के साथ और दानाई के साथ हमारी रहनुमाई फरमाएं और मसाइल से निपटें, लोगों को समझाएं भी, लोगों को समझाएं। कज फहमी और कम अकली जो है इसलिए तो बहरहाल तो मैं मौलाना इलियास चनियोटी साहब का सही जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के सालार हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैंने बिल्कुल और दूसरे उलमा का भी शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर सईद साहब ने मुझे वहाँ से फ़ोन किया, सऊदी अरब से, और मुतअद्दिद उलमा, हमारे पसरूरी साहब हैं, शफीक पसरूरी साहब रुकन रहे उसके इस्लामी नजरियाती काउंसिल, और दूसरे ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और दूसरे लोग, मुतअद्दिद लोग, किसका मैं नाम लूँ, उन्होंने मेरी तवज्जो मबज़ूल कराई है। और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि मेरे जैसे शख्स के बारे में ये बात कही जाए और कि कोई खुदा न खास्ता मेरे अकीदे में कोई झोल वाक़ हो सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलें सर, अल्लाह ताला जो है वो बहरहाल। हाँ, तो अब वापस आते हैं सर अपने टॉपिक पे। ऑपरेशन जरा सुने, अब हो रहा है, जरा सुनिए सर। देखिए अब जो इंतजामी इक़दामात हैं वो कर रहे हैं। अब उसके लिए सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सियासी जमातें और तमाम इंतजामी अदारे, इंटेलिजेंस अदारे और हमारे अदालती अदारे, उनको एक सोच अपनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि दहशत गर्दों के फिर इंसानी हकूक के नाम पर हमारे वकील खड़े हो जाएं और हमारी अदालतें फैसले करने शुरू कर दें। सर ये बात एग्जैक्टली आज ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, ज़रा सुने ज़रा उन्होंने क्या जो है फरमाया। एक CM जो KP हैं उनको लेके, और कि सियासी अज़ाइम नहीं है, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। ऑपरेशन मुख्तलिफ माजी से, लेकिन आज़म जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन बुनियादी शर्त है तमाम सियासी जमातों से मुशावरत हो, ख़ास तौर पर उनसे जो KPK में और बलूचिस्तान में असर रसूख रखती हैं।
मैंने पहले भी अर्ज किया था, पीटीआई और जमीयतुल उलमा इस्लाम बिल्कुल को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो 80% केपी के 80% राय आमा की नुमाइंदगी करती हैं दोनों जमातें। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए ये कैसे हो सकता है? सर अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो आज यही फरमा रहे थे, ज़रा उनको भी सुन लेते हैं कि अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि जी आवाम की मर्ज़ी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। कल जो सर हम बात कर रहे थे कि जी इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए, अस्करी क़यादत को आना चाहिए, वो मुतालबा जो है वो पीटीआई कर रही है। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, इन कैमरा बुलाएं। देखिए ये हमने अब जो लोग, अब केपीके के लोग जो हैं या जो पीटीआई के लोग हैं, जो जेयूआई के हैं, कितने लोग जेयूआई के जो है शहीद हो चुके, कितने निशाना बन चुके। एएनपी के लोग सर इलेक्शन मुहिम नहीं लड़ पा रहे थे। देखिए ना, और फिर तो कि कैसे मुमकिन है कि जो लोग जो हैं जिनकी जान पर बनी हुई है वो पीछे हट जाएं। लेकिन बहरहाल अंधाधुंध गाड़ी चलाने का नाम जो है सफर नहीं होता। आपको देखना पड़ता है, एहतियात बरतनी पड़ती है, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत पैदा ना हो जाए। तो ये जो बातचीत भी जहां जरूरत हो बातचीत भी करनी पड़ती, जहां किसी को माफ करना हो माफ भी करना पड़ता है। हमसाये जो है हमारे अफगानिस्तान की हुकूमत, उसको एतमाद में भी लेना चाहिए, एतमाद में लेना पड़ता है, बहुत से काम करने पड़ते हैं। जहां किसी शायर ने कहा ना, मैंने जहां जिसकी, अपने एक रहनुमा को मुखातिब करते हुए, जहां जिसकी जरूरत थी वही तदबीर की तूने, जहां जिसकी जरूरत थी वही तदबीर की तूने, कहीं कश्ती का जुम्बश थी, कहीं मौजों को ठहराया। तो ये आपको सफर करना है, आगे बढ़ना है। ये कोई अना का मसला नहीं है, जिद का मसला नहीं है। और जो लोग जो बैठे हैं सरहद पर बैठे, अब ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि तो जनाब देखिए ये बगैर पासपोर्ट के लोग आते जाते हैं अफगानिस्तान से और पाकिस्तान। और भाई अल्लाह के बंदे, दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं, यूरोपियन सर वीजे के बगैर आते हैं जी, शेंगन स्टेट्स जो कहलाती हैं, पूरा यूरोप जो है वीजे के बगैर जाता है। नेपाल और इंडिया वीजे के बगैर जाते हैं। आप पासपोर्ट रखें, वीजे के बगैर। सर बॉर्डर के इलाके हैं जहां कबाइल बटे हुए हैं, तकसीम है, एक बाप उधर है, भतीजा उधर है, बेटा उधर है, चचा उधर है। तो भाई आप, ये कोई वीजा जो है ये कोई आसमानी चीज है? आपको मैं अर्ज करूं कि जब पाकिस्तान बना है तो दुनिया में वीजा ही नहीं था कहीं। हाँ, मैं 1980-81 में बरतानिया गया हूं। अच्छा, ऑन अराइवल मुझे वीजा मिला है, और उससे पहले वीजे का तस्वुर ही नहीं था। सब कॉन्टिनेंट में जब पाकिस्तान बना है तो बनाने वालों ने कभी सोचा था कि हम एक दूसरे मुल्क में आ जा नहीं सकेंगे? क्या इस तरह हमने कुएं बनाए थे? आपको पता था भारत हम आजादाना आ सकेंगे? भारत ने तो हालिया एक फिल्म बनाई, उसमें यही मौजू लिया कि जी उस वक्त आप तो बगैर इजाजत आ गए अंग्रेज, और आज हमें लाइनों में लग के आपके वीजे लेने पड़ते हैं ना। तो आप देखिए आपने क्या किया, अपने दीवारें खड़ी कर दी। अपने अब 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं वहां, हमारे रिश्ते नाते हैं, आ जानी, और आपने वीजा जो है ऐसा मुश्किल बना दिया, सफर मुश्किल बना दिया। इंडिया और पाकिस्तान दो दुश्मन मुल्कों के तौर पे कंसीव नहीं हुए थे। दो हिस्से थे ना हमारे, 1000 मील तो इंडिया था दरमियान में, मशरकी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। तो भाई जो तारीख में जो गलतियां हुई हैं उन्होंने की हैं, हमने भी की हैं। वो जो उस्ताद दामन का शेर है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में, वो क्या? उन्होंने मुशायरे में पढ़ा था, कुल हिंदू पाक हिंदू मुशायरे। हमारे लड़कपन में इंडो पाक मुशायरे होते थे। मैंने भी सर अटेंड किया, कराची में हुआ था, नेशनल स्टेडियम में मैंने अटेंड किया था। कमाल पाकपटन में हमारे स्कूलों में मुशायरे होते थे। अब नहीं, अब कहाँ होते? इंडो पाक मुशायरे। शायर आते थे। दामन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में पढ़ा था, लाली अखा दी है, दस दी है, रोए तुसे भी हो, रोए असी भी। आप बताएं, तो हमने ये जो तमाशा किया। अब हम कह रहे हैं क्यों नहीं अफगानिस्तान से लोग आ जाएं, पासपोर्ट पे आ जाएं और चले जाएं। वीजा क्या ऐसी कोई चीज है? ऑन अराइवल मिल जाए और एक परमिट मिल जाए,
ये कोई कुरान और हदीस में लिखा है? मुसलमान तो तसव्वुर ही नहीं रखते सरहदों का। एक हूं मुस्लिम की हरम की पासबानी की, मुस्लिम हरम की पासबानी के नील के साहिल से लेकर तबखा के कश्क। वो तो हमारे तो फिका हनफी में कहते हैं कि जो आसमान है ना वो सबका मुश्तरका है। अच्छा। तो हमारी जो खिलाफतें सिर्फ फिका हनफी में क्यों है सर? वो तो फिर आप देखिए तो सबके लिए है। आप इराक में चांद देखते थे, मिस्र में ईद हो जाती थी। उस वक्त तो देखिए गोले चलाए जाते थे ना, हर 10 मील 20 मील तक आवाज जाती थी, फिर गोला दागा जाता था, फिर गोला दागा जाता था। और चांद आपने देखा है बगदाद में, और यानी 1 घंटे में इत्तला हो गई है जनाब, मिस्र तक इत्तला पहुंच गई है। सरहदों की सर आपने बात की, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। ये लग्जमबर्ग छोटा सा एक मुल्क है, लाहौर से शायद छोटा हो। मैं वहाँ गया था, मुझे पूरा 1 दिन में घुमा दिया। तो जो हमारे दोस्त थे उन्होंने कहा कि यहाँ एक जगह गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा ये जो छोटी सी एक नहर है इसको ज़रा क्रॉस करें इस ब्रिज से पैदल, छोटा सा, इतनी बड़ी मतलब ये नहीं ब्रिज, और वापस आ जाएं। मैं जाकर वहाँ से वापस आया तो मुझे पता है क्या कहा, कहते हैं आप बेल्जियम से होकर आ गए जनाब। पहली जंग अजीम के बाद ये टोटे किए गए हमारे, हमारी खिलाफत उस्मानिया खत्म की गई, हमें टुकड़ों में बांट दिया गया। अब ये वीजा को मुकद्दस दस्तावेज है। तो बहरहाल अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में खुसूसी ताल्लुकात हैं, उनको आना जाना जो है सहल होना चाहिए। वहां लोग हंगामे कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनकी तजारत जो है वो हो नहीं रही, रोजगार नहीं यानी वो मिल नहीं रहा। तो और हमें तो इंडिया से भी, मैं चाहता हूँ इंडिया से भी वीजा फ्री होना चाहिए। आमदोरफ्त जो है पासपोर्ट पे जाए आ जाए। तो इसलिए हमें आगे की तरफ देखना है। तो बहरहाल अब ये जो ऑपरेशन है या विजन कह लें सर, इसको पॉलिसी कह लें, ऑपरेशन से लोग घबरा जाते हैं। करना है, मिल के करना है, एक दूसरे को एतमाद में लेना है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। पाकिस्तान सबका है, और अभी तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो हर वक्त जो है जान उनकी हथेली पर है। अब देख कितने हमले हो चुके हैं, कितने JUI के जो हैं कितनी शहादतें हुई हैं, कितना खून बहा है। ANP का देखिए क्या असर हुआ, पीपल्स पार्टी को देख लें, 2013 में बेनजीर भुट्टो मुहिम बंद करनी पड़ गई थी। बेनजीर भुट्टो जो हैं उनके खून से यानी आप रंगीन हुई हमारी जमीन जो थी। सर बेनज़ीर का आपने नाम लिया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, तो उनके जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आज कौमी असम्बली में बिलाखिर वो नमूदार हुए। तकरीर की जो पहले ज़रा मौखर हो गई थी, वो जो अनबन से चल रही थी, हाँ जी, मुतालबात हम समझें कि सर अब मुतालबात सारे मान लिए गए। बजट जो है उस पर बहस समेट ली ना तकरीबन। तो वजीर खजाना ने भी ऐलान किया जो एडजस्टमेंट हो सकती हैं वो हम करेंगे, होनी भी चाहिए, दुरुस्त है। लेकिन अब जो आज उन्होंने भी सफेद झंडी लहरा दी हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और अच्छी गुफ्तगू की और संजीदगी से की। एक मुतालबा किया उन्होंने सर, एक बार फिर उन्होंने याद दहानी कराई। उन्होंने कहा कि जी हमारे आपके मंशूर में नून लीग को कहा कि जी क्या हमने वादा किया था, तो ज़रा एक दफ़ा याद दहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं कि जी क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज। सर हालिया दिनों में हम एक बचपन में शेर पढ़ा करते थे, वो क्या? काम भी ये खूब है हजरत इंसान का, अच्छा, हर बुराई खुद करे और नाम ले शैतान का। ये इनकी बुराई। ये नैब जो है ये कोई जिन है? क्या है? कोई कोकाफ से आया है? नैब आप ही ने बनाया है ना, उसके चेयरमैन का तकर्रुर जो था मिलके वो मिलके ही करते थे ना। तो आप मुझे बताइए क्यों ऐसे लोग आपने मुकर्रर किए, और क्यों उसके जरिए एक दूसरे के पीछे पड़े आप? टांगे खींची। अगर नैब का अदारा खत्म भी कर दे फर्ज करें, तो फिर FIA पर ये हो जाएगा, फिर एंटी करप्शन पर ये हो जाएगा। ओ भाई, अगर जो सियासतदान जो हैं उनकी नीयत खोटी रहेगी तो हर अदारा बर्बाद करेंगे वो। सर जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा कि जी हमने वो पाक PWD उसको बंद कर रहे हैं महकमे को, कुछ और भी इदारे हैं। चलिए अच्छी बात हाँ, तो इसका भी जिक्र है कि नैब को भी जो है वो खत्म कर देंगे। दुनिया में अदारे चल रहे हैं ना, आप देखें FIA है, पुलिस है, आप FBR है, उनके जो ओहदेदार मुकर्रर होते हैं, उनके जो सरबराह मुकर्रर होते हैं, फिर उनके बाद ऑटोनॉमी होती है।
कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। उनकी उनकी जो खुद मुख्तारी है उस पर आप हमला आवर नहीं हो सकते। लेकिन सर ये तो हाथ, वजीर आजम, ये तो हाथ लगाने के लिए तो इस्तेमाल होता है। वजीर आजम या वजीर आला वो उसको छेड़ नहीं सकते। सही। तो अगर अदारे आप, और हमारे इमरान खान साहब कहते थे ना बार बार, मैं पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को खुद मुख्तार कर दूंगा। हमने KPK में ये कर दिया है, पंजाब में भी करेंगे, लेकिन जब हुकूमत मिली कुछ भी नहीं, तो बर्बाद कर दिया हर चीज। और इतनी सर नैब को इस्तेमाल किया, वही शहजाद अकबर साहब जो उस वक्त बैठ के लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब वो कह रहे हैं कि जी ये तो फजूल केसेस थे इन लोगों के खिलाफ, एहसन इकबाल साहब के खिलाफ। नैब को अब खत्म करेंगे, मिफ्ता इस्माइल को इस्तेमाल करेंगे, FIU को खत्म करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को खत्म करेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस्तेमाल करेंगे, उसको खत्म करेंगे, ISI को इस्तेमाल करेंगे। और भाई ISI जो है, जो फौजी अदारा बन चुकी है, वो भी वजीर आजम को जवाबदेह है। तो अगर हम तहैया कर लें अदारों को खुद मुख्तार करना है, उनके मामलात में मदाखलत नहीं करनी, अमल दखल नहीं होना चाहिए, तो मामला ठीक हो जाएंगे। अब नैब जो है, उन नैब को आप खत्म कर दें, बिस्मिल्लाह खत्म करें, हमें क्या लेना देना है। अच्छा, लेकिन आपने कानून तो पहले कानून में तरमीम कर दी, आपने रिमांड का वक्त जो था वो कम कर दिया, अब आपने फिर ज्यादा कर दिया। हाँ जी, 90 दिन। आप मुझे बताएं, आपने जब अपना इक़्तिदार आता है तो फिर आप इस तरीके से पंजे जो हैं वो गाड़ते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। मगर आप अपनी नीयतें दुरुस्त करें। आप खुद ब्यूरोक्रेसी को, ये जुल्फकार भुट्टो साहब ने दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ छीना था, ब्यूरोक्रेसी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी और सैकड़ों अफसर निकाल दिए थे, या खान ने भी और भुट्टो साहब ने भी, और फिर लेटरल एंट्री बराह रास्त भर्तियां की और सिविल सर्विस का भट्ठा बैठा दिया, और आने वालों ने हर पब्लिक सर्वेंट को पर्सनल सर्वेंट बना दिया। भाई इनको, इनका वकार बहाल करें, इनको खुद मुख्तार करें, मामला ठीक हो जाएंगे। सर वो यही तो कहते हैं, डर लगता है, इवन कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो कोई काम करने से इसलिए घबराता है कि कल को उसको फिर नैब उठा के ले जाएगी। नैब तो पहले तो काम तो करने दें, आज़ादी दें उनको, नैब के कानून बदल दें, तरमीम कर दें। अब तो आप तरमीम कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं है कि आपने जाना कहाँ है। ऑर्डिनेंस के जरिए हो रही है सर। चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह के साथ, वो हमारे हुसैन अकानी साहब एक शेर पढ़ते थे, अच्छा, कि काबे को जा रहा हूँ नजर सुए देर है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ कोई देखता ना हो। अब नैब के कानून में कभी एक तरमीम, कभी दूसरी तरमीम, कभी रिमांड बढ़ा दिया, कभी घटा दिया। अब 50 करोड़ से नीचे की जो है वो बदउनवानी पर नैब तो को कार्रवाई नहीं करता। 50 करोड़ की कर लें कोई मसला नहीं तो फिर डायरेक्टर वो एंटी करप्शन करेगा ना फिर वहां। एंटी करप्शन की क्या दुर्कत है? जो महकमा एंटी करप्शन है वो जरा आला ने उसको निक्कू बना रखा है, उसकी तौकीर खत्म कर दी है। तो अगर आप हर अदारे को पामाल करेंगे और हर अदारे को बेतौकीर करेंगे और हर जगह अपने पिट्ठू बैठाएंगे, अभी भी आप देखें ये मुस्लिम लीग में और पीपल्स पार्टी में जो हमें स्पेस चाहिए पंजाब में, क्यों हमारी मर्जी से अफसर मुकर्रर करें, हमारी मर्जी से डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर करें, ठीक है, हमारी मर्जी से जनाब SP DIG मुकर्रर करें, अब तो मान ही DPO मुकर्रर करें। एक ब्रेक ले लेते हैं सर। तो ये तमाशे भी करने हैं और वो गुफ्तगुएं भी करनी है। बिलावल साहब ने एक तजवीज़ भी दी है सर, एक ब्रेक के बाद आते हैं, क्विकली वो उस पर भी बात करते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने एक तजवीज़ दी कि जी अशिया पर सेल्स टैक्स जो है वो सूबों को जमा करने का इख्तियार दे दें, अगर सरप्लस हो जाए तो वो सूबे रख लें, अगर कमी बेशी यानी कम पड़ जाए तो फिर बजट से अपने सूबे जो है वो पूरा कर दें। ये काबिल अमल है सेल्स टैक्स? जी, इनडायरेक्ट टैक्स। असल में तो देखें ना, सूबे जो हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबों के पास है, उसका क्या हाल है? एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है, अब मैं देखता हूँ ना हमारे तज्जियाकार बड़े बड़े दानिश्वर एंकर वो जनाब चीखते और धाड़ते हैं, बजट में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स क्यों नहीं लगाया गया? ओ भाई, ये सूबों का इख्तियार है। FBR
ये टैक्स नहीं लगा सकता, ना वसूल कर सकता है। सूबों के पास इख्तियार है, जिस शरह से चाहें, शरह भी मुतय्यन नहीं है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो 35% टैक्स देंगे। अगर आप बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड हैं और आपके पास अपने बागात हैं तो आप जनाब आमदन का कितना 10% भी इनकम का टैक्स नहीं देंगे आप। और लैंड का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। नहीं, सूबों में कोई आप कोई है ही नहीं, अदारे ही नहीं बनाए गए, कोई इसको ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया। तो फिर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है, ये तजवीज तो अब ये जो सेल्स टैक्स है, और तो अभी आप देखिए खसारे का बजट हमारे जो कराची के मुर्तजा वहाब साहब हैं, मेयर कराची, हाँ जी मेयर कराची, उनसे वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना इकट्ठा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा बिजली के बिलों के साथ लगा दें, बिजली के बिलों में आखिरी बस हरबा यही होता है, आखिरी हरबा कि टैक्स लगा दें। वो फिर हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया, फिर वो अपील में गए। उन्होंने सोचा कि ये जो बिजली के बिलों से ये इकट्ठा हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। तो अगर अब ये सेल्स टैक्स जो है वो सूबे का तजर्बा करके देख लें, कोई हर्ज नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि तजर्बा कर लें आप। ओ हो, सूबों के पास वो सलाहियत ही नहीं है वो टैक्स इकट्ठा करें, और सिस्टम भी नहीं है। सूबों की परफॉर्मेंस जो है वो कितनी खराब है। उनको तो पकी पकाई खीर मिल जाती है, वफाक टैक्स इकट्ठा करता है और वो उसके अंदर से 55% से 56% शेयर ले जाते हैं। सही। और वफाक को आपने यतीम खाना बना दिया। कर्जे वो अदा करे, डिफेंस एक्सपेंडिचर वो दे, और सूबे जो हैं वो सारा मौज मेला करें। और वो आप देखिए ये तालीम, सेहत सारी सूबों के सुपुर्द है। और अब ये हायर एजुकेशन कमीशन है, उसको यूनिवर्सिटियों को पैसे देने को तैयार नहीं है सूबे। सिंध तो फिर कुछ दे रहा है, पंजाब तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो आप ये बताएं कि सूबे जो हैं वो अपनी सलाहियत का मुदारा भी तो करें ना, करके देख लें, इकट्ठा कर लें। चलें सर, आज जो है वो ये भी कहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है, हाँ जी, प्रोग्राम, इसको दस्तूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए, प्रोटेक्शन दे दिया जाए। ये जो कम वसीला लोग हैं उनकी सपोर्ट का इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो भी अपनी मिसाल आप है। अच्छा। बेनजीर प्रोग्राम है ये। अच्छा। और पाकिस्तान जो है वो इस पे फख्र कर सकता है कि अपने कम वसीला शहरियों को, उनके बच्चों को, उनको भी तालीम हासिल करने के लिए वज़ाइफ देता है, उनको खुराक के पैसे देता है। ये इसकी तफसील, मगर बदकिस्मती क्या है कि डॉक्टर अमजद साकिब छोड़ के चले जाते, उसके चेयरमैन थे। उससे पहले सानिया निश्तर थी। उन्होंने कहा उसकी कैसी उसको शक्ल और सूरत उसकी बेहतर की। और डॉक्टर अमजद साकिब एजाजी तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। और इन्होंने क्या किया कि पीपल्स पार्टी की एक सेनेटर जो है रुबीना खालिद, उनको लगा दिया उसका चेयरपर्सन। तो अगर ये भी तो देखें ना, अगर ये जो अदारे हैं फिर मुस्तहिक लोग जो हैं, जो अहल लोग हैं, जो बासलाहियत लोग हैं, फिर उनके सुपुर्द करें ना इन अदारों को। तो बहरहाल अच्छा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। देखिए हमारे पास हिंदुस्तान से लोग आए, हमारे शाम 84 से लोग आए थे अभी हाल ही में। अच्छा। वो कहने लगे जी 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त मिलती है, आटा जो है वो 2 रुपए या 5 रुपए किलो मिलता है गरीब लोगों को। तो हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने कहा, ओ भाई हम नहीं देते, हम भी तो अपने जो कम वसीला लोग हैं उनको देते हैं, वज़ाइफ देते हैं, और उससे वो गंदम खरीद सकते हैं, आटा खरीद सकते हैं, घी खरीद सकते हैं, ये हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा सर जो है वो भी फख्र से बुलंद होना चाहिए। पाकिस्तान दे रहा है ना अपने शहरियों को, हुकूमत पाकिस्तान, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा सर, उन्होंने कहा इसको कोई खत्म ना कर सके इस प्रोग्राम को। ठीक है, अच्छी बात है। एक प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है IMF का प्रोग्राम। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है वो कहा है कि जी ये IMF से मिलके हमने बजट बनाया है। मतलब अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो यहाँ आदमी को खाएगा। डॉलर पता नहीं 500 रुपए पे चला जाए कि 600 पे चला जाए, सुने सर जरा, 700 पे चला जाए,
यहाँ तो किसी को ये परेशानी नहीं है। आप देख नहीं रहे हमारे वसाइल क्या हैं। जितना आप इकट्ठा करते हैं रेवेन्यू महासिल, वो सारे के सारे आप कर्जे की अदायगी में चले जाते हैं। तो सारा काम उधार पे चल रहा है और तकरीरें कर रहे हैं बैठे हुए कौमी असम्बली में, और हम प्रोग्राम कर रहे हैं और मुआशी माहिरीन चीखों दाड़ मचाइए, रिलीफ दो। ओ भाई, तकलीफ दोगे, रिलीफ कहां से दोगे? कहां से? सर जरा सुने, फिर मैं उसमें से एक सवाल आपसे करना है। दिखाइए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे थे। सर देखिए, अब उन्होंने जो रिलीफ देना है ना बजट में, उसकी तजावीज भेजी होंगी IMF के पास। जी हाँ, अगर वो मान जाएंगे तो रिलीफ लोगों को मिल जाएगा। वो बड़ी सीधी बात है ना। IMF कहाँ आता है? जहां डॉलर नहीं होते। अगर आप एक्सपोर्ट आपकी ज्यादा कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, आपको डॉलरों की काल पड़ा हुआ है डॉलरों का, उनकी जरूरत है, तो फिर IMF के पास जाते हैं। वो डॉलर कमाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बरामदात जो है बढ़ाएं, जरा आमदन बढ़ाएं, आमदन और इंपोर्ट कम करें और गैर मुल्की चीजों के ऊपर तकिया कम करें, अपने वसाइल में रहें। और आप देखें कुछ आप आगे बढ़ जाएंगे। कुछ तजवीज़ मानी भी हैं, जैसे कि वो स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स ना लगाने की उन्होंने बात और भी मान लेंगे। बात ये है, अभी अखबार न्यूज प्रिंट पे टैक्स लगा दिए। और भाई न्यूज प्रिंट जो है इतना महंगा हो गया है, अखबार छापना मुश्किल हो रहा है, और आप वहां गला घोंट रहे हैं। सर सेनेट ने जो यानी वहां से तजावीज भेजी है, उसमें ये शामिल था। ओहो, हकीमों की अद्वियात पर, दवाखानों पर, उन पर टैक्स लगा दिया आपने। अच्छा शामिल सर, वो तो वापस करें। एलोपैथी पे 1% और उसके ऊपर जनाब 18%। प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर खजाना साहब हुकूमती अखराजात में कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन सर ये 2 दिन पहले की खबर सामने है कि जी विफाकी बजट में ऐवान सदर हाउस के लिए 1 अरब 11 करोड़ से जायद, वजीर आजम की जो सालाना तनख्वाह है उसमें 5 लाख रुपए का इजाफा। ठीक है, तो सर ये तो फिर इनको हम यतीम खाने में छोड़ें कहीं? नहीं, लोग ये इतना बड़ा मुल्क है 25 करोड़ का, उसका ऐवान सदर है, कुछ शान शौकत भी उसकी है, मेहमान भी आते हैं, आजम हाउस है, मेहमान भी आएंगे ना, उनको क्या करेंगे? तो उनको क्या करेंगे? आप महंगाई में इजाफा हो गया। और भाई जो अपनी शौकत के मज़ारे हैं उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। हम तो गरीब से गरीब आदमी के घर जाते हैं, कहता वो भाग के लाओ भाई, कोक लाओ, पेप्सी लाओ। मेहमान की हमें ठीक है, अखराजात काम कर रहे हैं, लोकल ले आए ना सर, लेकिन अखराजात काम कैसे कर रहे हैं? अखराजात काम करने अगर वो तो चाइना की तरह करते, एक बस्ती बसा देते, वजीरों की, वजीर आजम की, सदर की सारी सिक्योरिटी इकट्ठी होती, वहीं रहते, इतने बड़े ऐवान की जरूरत ही नहीं थी, ना वजीर आजम हाउस की, ना प्रेसिडेंट हाउस की। अब तो बना ली है आपने। अभी तो आपसे गवर्नर हाउस ही नहीं खत्म हो सके। वो बड़े बड़े हजारों एकड़ पे फैले हुए, हर जगह, जिनको यूनिवर्सिटियां बनाया जाना था, और क्या है, अब अगर तो टिकट लगा देना उन पे, उनकी सैर करने लोग आए तो बहुत सारा खर्चा वहीं से पूरा हो जाए। फोटोग्राफी के लिए तो पूरी बस्तियां हैं, ये बस्तियां आप जाके देखें, गवर्नर हाउस बस्ती है, ऐसा ही है, स्कूल है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बच्चे हैं, मस्जिद है। चले पूरी। एक ब्रेक का वक्त हो गया सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।